नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट में लगी जामुन का पेड़। जामुन का पेड़ क्या है? हमारे यूजीसी नेट के यूनिट नंबर 10 में लगी हुई है जामुन का पेड़। ये रचना हम शुरू से अंत तक पूरा देखेंगे, लेखक परिचय से लेकर पूरी कहानी। स्टार्ट करते हैं। अफसोस इस बात का नहीं है कि मौत बेरहम है, अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम क्यों। आईने के सामने। लेखक हमारे जो हैं इस जामुन के पेड़ के, स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। इसके बाद इनका नाम क्या है? कृष्णचंद्र। इनका जन्म 1914 ईस्वी में पंजाब के वजीरा गांव, ज़िला गुजरांवाला में हुआ है। प्रमुख रचनाएं इनकी हैं एक गिरजा, एक खंदक, यूकेलिप्स की डायरी कहानी संग्रह है, शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वहसी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते। आगे एक वायलिन, समंदर के किनारे, कागज़ की नाव, मेरी यादों के किनारे उपन्यास हैं। इसके बाद सम्मान इन्हें क्या क्या मिला है? साहित्य अकादमी सम्मान, बहुत से पुरस्कार। इनकी मृत्यु 1977 में होती है। किसकी? कृष्णचंद्र की। प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया कहानी विधा को, उनमें उर्दू कथाकार कृष्णचंद्र का नाम महत्वपूर्ण है। किसके बाद? प्रेमचंद जी के बाद। प्रगतिशील लेखक संघ से उनका गहरा संबंध था, जिसका असर उनकी रचनाओं पर में स्पष्ट रूप से झलकता है। कृष्णचंद्र ऐसे गिने चुने लेखकों में आते हैं जिन्होंने बाद में चलकर लेखन को ही रोजी रोटी का सहारा बनाया। कृष्णचंद्र की प्राथमिक शिक्षा कुछ जम्मू एवं कश्मीर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे सन 1930 ईस्वी में लाहौर आ गए। फारमैन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया। 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। किसमें? अंग्रेजी में। बाद में उनका जुड़ाव फिल्म जगत से हो गया और अंतिम समय तक वे मुंबई में ही रहे। कौन? कृष्णचंद्र जी। ये तो था इनका परिचय। आगे चलते हैं। अभी इनका परिचय ही चल रहा है, थोड़ा सा और है। या तो कृष्णचंद्र ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज और लेख भी बहुत से लिखे हैं, लेकिन उनकी पहचान कहानीकार के रूप में अधिक हुई। महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने आदि उनकी मशहूर कहानियां हैं। उनकी लोकप्रियता इस कारण थी कि वे काव्यात्म, रोमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं। कृष्णचंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित रहे हैं। वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नज़रिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। कैसी है? हास्य व्यंग्यात्मक कथा है। हास्य व्यंग्य के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फैला फूला कर दिखाने की परिपाटी पुरानी है और यह कहानी भी उसका अनुपालन
करती है। इसीलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्ति पूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़ें तो कोई हैरत नहीं। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयी और तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। बात यहीं तक नहीं रहती, इस व्यवस्था के संवेदन शून्य एवं अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है। ये जो है कहानी जामुन का पेड़, ये बहुत दर्दनाक कहानी है। एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति दबा रहता है और उस पेड़ को हटाकर उस व्यक्ति को बचाने के लिए एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, दूसरे दफ्तर से तीसरे दफ्तर, ऐसे फाइल दौड़ाई जाती रहती है। अंत में फैसला होता है कि उसे काट कर निकाला जाए। इसके बाद भी हॉस्पिटल की फाइल में से वो भी मना हो जाता है। मतलब ये कहानी इसी पर आधारित है। एक व्यक्ति को बचाना ज़रूरी न हो कर के हमें फाइलों को एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक दौड़ा के ऑर्डर लेना पहले ज़रूरी होता है। जो कि होना क्या चाहिए, हमें पहले इंसानियत के नाते पहले व्यक्ति की जान बचानी चाहिए, बाद में कुछ करना चाहिए। लेकिन इस बार में ऐसा नहीं होता है। स्टार्ट करते हैं, पढ़ने से अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ से स्टार्ट होती है कहानी हमारा जामुन का पेड़, जिसके लेखक हैं कृष्णचंद्र जी। कौन है? कृष्णचंद्र जी हैं। तो यहाँ पर पहले पिक्चर में दिखाया गया है जामुन का पेड़ है, पेड़ गिरा हुआ है और एक व्यक्ति पेड़ के नीचे दबा हुआ है, ये देखिए, और बाकी बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं उस व्यक्ति को बचाने के लिए। लेकिन फाइनली कोई पेड़ के नीचे व्यक्ति को कोई खाना खिला देता है, पानी पिला देता है, लेकिन पेड़ हटा के बचाने की कोशिश कोई हिम्मत नहीं करता, क्योंकि ऊपर से आर्डर नहीं आया हुआ है। स्टार्ट करते हैं। रात को पेड़ जो बड़े जोर का झक्कड़ चला। सेक्रेटेरिएट के लॉन में, कहाँ सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। किसके नीचे? जो रात के तेज झक्कड़ चलने से, मतलब आंधी चलने से जो एक जामुन का पेड़ सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का पेड़ गिर पड़ा है, उसके नीचे एक आदमी दबा हुआ है। उसे देखता कौन है? एक माली। माली दौड़ता दौड़ता चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ता दौड़ता क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ता दौड़ता सुपरिटेंडेंट के पास गया। सुपरिटेंडेंट दौड़ता दौड़ता बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। आगे क्या होता है? बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला। मतलब यहाँ पर जो व्यक्ति जुटे हुए हैं उन्हें किसी को ये परवाह नहीं है पहले एक पेड़ के नीचे जो व्यक्ति दबा हुआ है उसकी क्या हालत है, बल्कि यहाँ पर लोगों की सोच अलग अलग ही है। कोई जामुन के पेड़ के बारे में सोच रहा है, तो कोई जामुन के फल के बारे में सोच रहा है, तो कोई कुछ सोच रहा है। देखते हैं आगे। एक क्लर्क बोलता है, बेचारा जामुन का पेड़ फलदार था और उसकी जामुन ने कितनी रसीली होती थी। दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला। पहला बोलता है, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, और दूसरा क्लर्क बोलता है, और उसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। फिर आगे, मैं फलों के मौसम में झोली भर ले जाता था, मेरे बच्चे उसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क बोला। आगे,
मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। मगर यह आदमी, किसने? माली ने। हाँ, यह आदमी सुपरटेंडेंट सोच में पड़ गया। हाँ, यह आदमी सुपरटेंडेंट जो आया था वह सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया। एक चपरासी ने पूछा, मर गया होगा। इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरेगा वह बच कैसे सकता है? और ये भी ध्यान रखो, पेड़ कहाँ गिरा है? पीठ पर। दूसरा चपरासी बोला, नहीं, मैं जिंदा हूँ। नहीं, मैं जिंदा हूँ, अर्थात ये जो दबा हुआ है वह भी चपरासी ही है। नहीं, मर गया होगा। इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरेगा वह बच कैसे सकता है? यह बात दूसरे चपरासी ने बोला। तब नहीं, मैं जिंदा हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कराहते हुए कहा। जिंदा है? एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा। पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए। किसने कहा? पेड़ को हटाकर इसे जल्दी निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। किसने? माली ने। मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त कामचोर और मोटा चपरासी बोला। मुश्किल पड़ता है कि इसे पेड़ हटाकर बचाया जा सके। पेड़ का तना बहुत भारी है, वजनी है। क्या मुश्किल है? माली बोला। अगर सुपरटेंडेंट साहब हुक्म दे दें तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े। लगाओ जोर, हम तैयार हैं। कौन बोला? बहुत सारे क्लर्क एक साथ बोल पड़े। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। ठहरो, सुपरटेंडेंट बोला। क्या बोला? ठहरो, मैं अंदर सेक्रेटरी से पूछ लूँ। सुपरटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया। ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा। चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी से कुछ कहा। सेक्रेटरी से कहा। डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कुछ कहा। फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन बीत गया। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मन चले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतज़ार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे कि इतने में सुपरटेंडेंट फाइल लिए भागा आया। बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते। हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ। वहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को कटवा दिया जाएगा। आगे दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटाने या न हटाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है। व्यापार विभाग का इसमें कोई संबंध नहीं है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही।
शाम को जवाब आ गया। हम इस मामले को हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेती बाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़, चूँकि यह एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट में के अंतर्गत आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में न ले कर पेड़ को खुद से हटाने की कोशिश न करें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। ये है हालत हमारे देश में, आज भी ये चल रहा है। मतलब अगर हम किसी प्रॉब्लम को लेकर कानून के पास जाते हैं तो यही होता है। एक व्यक्ति 2 दिन हो चुके हैं, पुलिस रखवाली उसकी कर रहा है कि कोई कानून हाथ में न ले, लेकिन ये कोई पुलिस नहीं कर सकता कि उस व्यक्ति को बचाया जाए। तो यहाँ पर फाइल कृषि विभाग से जाती है हार्टिकल्चर के पास। ये तीसरा विभाग है जो फलदार वृक्षों की देखरेख करता है। आगे क्या होता है, एक पुलिस वाला उसे माली को परमिशन दे देता है और माली दबे हुए आदमी को दाल और भात खिलाता है। आगे माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाए। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूँगा। मैं लावारिस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली खेद प्रकट करता हुआ वहाँ से हट गया। तीसरे दिन हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी अकादमी जान पड़ता था। उसने लिखा था, आश्चर्य है इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए, इस पर एक मनचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी ही को काट कर निकाल लिया जाए। यह देखिए, उस आदमी ने इशारे में बताया, अगर इस आदमी को ठीक बीच से यानी धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा, आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा, दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा। यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला। आगे क्या होता है, आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं हैं, आजकल
प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से उस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची उसने के दूसरे दिन ही उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी की प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होना, मगर आदमी मर जाएगा। इसलिए यह फैसला भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कि कल सेक्रेटेरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाए। दबा हुआ आदमी एक आह भर धीरे से बोला, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर आने तक। मतलब? माली ने अचंभे में से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क को, क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी ही देर में सेक्रेटेरिएट में यह अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए मिर्जा गालिब का सर यहाँ पहुँचने लगा, उमड़ पड़ा। उसकी चर्चा शहर में भी फैल गई। शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। सेक्रेटेरिएट का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। या सेक्रेटेरिएट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक, जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था, रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब वह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है तो सेक्रेटरी की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूँकि दबा हुआ आदमी एक कवि है, इसलिए इस फाइल का संबंध न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, न हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से बल्कि सिर्फ कल्चर डिपार्टमेंट से है। कल्चर डिपार्टमेंट में से अनुरोध किया जाए कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिया जाए। फाइल कल्चर डिपार्टमेंट के
अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी सेक्रेटेरिएट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम कवि हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। किस उपनाम से शोभित हो? ओस। ओस। सेक्रेटरी जोर से चीखा। क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ? दबे हुए कवि ने हुंकार में सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। नहीं। आगे। आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा। इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक, और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है? उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। इतना बड़ा कवि और कैसे अधीरे गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ। कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। अभी बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ। हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है। यह लो चुनाव पत्र। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। दबे हुए आदमी ने कराह कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों में मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा से दुख में पड़ा है। यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते थे वह तो हमने कर दिया। बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम पर आओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं। अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं। मैं अभी जीवित हूँ। कवि रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यह है कि सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मिलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला कलम द्वात से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। देखो कितने दिन से ये चल रहा है, वो आदमी को बचाया नहीं गया है। आगे क्या होता है। माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल सवेरे तक किसी ने किसी तरह उसे जीवित रखा। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुँचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को न काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगाया था। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफ़ी अंदेशा था कि
पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएं। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क चिल्लाया। दूसरी ओर से राज्यों के संबंधों का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया, और यह भी तो समझने कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के बीच जीवन का ही बलिदान नहीं कर सकते? बाप रे, मतलब एक देश की दोस्ती के खातिर अपने जीवन एक व्यक्ति का बलिदान हम कर सकते हैं। कवि को मर जाना चाहिए। आगे, निसंदेह अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ जाएंगे और आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वे फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो आप? आते आते तो वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का आदेश दिया। क्या आदेश दिया? पेड़ काटने का। सिर हिला काटने का दिया, और घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी झुक उसने सिर से ले एक पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया। प्रधानमंत्री ने पेड़ काटने का हुक्म दे दिया और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा। तुम इस संकट में छुटकारा पाएं। तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। आगे क्या होता है? आगे यहाँ पर अभ्यास के लिए प्रश्न दिया है जो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। आगे ये थी हमारी कहानी। क्या थी? कहानी का नाम था जामुन का पेड़, और इसके लेखक थे कृष्ण चंद्र जी। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगली रचना लेकर आएंगे।